नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएच1 न्यूज और मैं हूं आपके साथ रोहित भामला। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम विशेष खबरों का। उत्तराखंड बीजेपी को एक बार फिर नया लेकिन परिचित चेहरा मिला है। जी हां, महेंद्र भट्ट को बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संगठन चुनाव के तहत ये घोषणा केंद्रीय पर्यवेक्षक हर्ष मल्होत्रा ने की है। तो वही महेंद्र भट्ट उत्तराखंड भाजपा के ऐसे पहले नेता बन गए हैं जिन्हें लगातार दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संगठन चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ महेंद्र भट्ट ने नामांकन दाखिल किया था, जिससे उनका निर्विरोध चयन सुनिश्चित हो गया है। वहीं घोषणा पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा भी मंच पर मौजूद रहे। और बहुत सहजता से, सरलता से जिन्होंने सभी कामों को सबको साथ में लेकर आगे बढ़ाया है। आज जो दूसरी बार ऐतिहासिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने हैं आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, और आज जिनकी विशेष भूमिका इस पूरे चुनाव में रही, और कल तो जब हम सब लोग प्रांतीय परिषद, राष्ट्रीय परिषद के लिए अपने नाम वहाँ भर रहे थे या महेंद्र भट्ट जी का नामांकन करवा रहे थे, तो वो बिल्कुल गंभीर मुद्रा में थे हमारे चुनाव अधिकारी आदरणीय खजानदास जी। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद पर महेंद्र भट्ट को लगातार दूसरी बार चुना गया है। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ महेंद्र भट्ट का ही नामांकन हुआ था। केंद्रीय चुनाव अधिकारी हर्ष मल्होत्रा ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में महेंद्र भट्ट के नाम का ऐलान किया है। इसी मुद्दे पर महेंद्र भट्ट से खास बातचीत की देहरादून से हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल। उत्तराखंड भाजपा के पहले प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बने हैं, जो रिपीट हुए हैं। किस तरीके से आप महेंद्र भट्ट की इस उपलब्धि को देख रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भट्ट जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं, पहले अध्यक्ष आप उत्तराखंड भाजपा के जो है वो बन गए हैं, जो रिपीट हुए, किस तरीके से पार्टी हाईकमान का आभार जताएंगे? देखिए, पार्टी का निर्णय सिरोधार्य होता है, और पार्टी जब कार्यकर्ता को हमारे यहाँ पद नहीं मिलता है, हमारे यहाँ दायित्व मिलता है, और दायित्व का आशय होता है कि छूटे हुए कामों को गति देना और अपने अंदर भी गुणात्मक सुधार करना और संगठन को भी विस्तार देना। इस भाव के साथ पार्टी ने मुझे दूसरी बार नेतृत्व दिया है। मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, अपने प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ, अपने गृह मंत्री जी के प्रति, सभी अपना जो केंद्रीय नेतृत्व उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का जो सहयोग संगठन को मिलता है, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं कह सकता हूँ कि अभी हमको बहुत कुछ करना है, क्योंकि संगठन का नई टीम बनेगी, नया विस्तार होगा, बड़ी संख्या में नए लोग कार्यकर्ता जुड़ते हैं, उन सबको संगठन कार्य के साथ लगाना, उनको जोड़ना, और आगामी दिनों का जो पंचायत का चुनाव है और जो हमारा विधानसभा का चुनाव है, उसमें हम अच्छे मतों से विजयी हों, इस भाव के साथ कि हमारे आगामी गतिविधियाँ रहेंगी, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। क्या आपको लगता है कि जो पहला कार्यकाल आपका रहा, उसका जो बेहतर कार्यकाल आपका रहा, फीडबैक जो गया हाईकमान के पास, उसी का नतीजा था कि आपको दोबारा जिम्मेदारी दी गई? देखिए, कोई व्यक्ति अपने कार्य की अपने आप समीक्षा नहीं कर सकता है। बेहतर हो तो बेहतर वाले को तो हो सकता है और आगे बढ़ाया जाता है। मुझे लगता है कुछ काम छूट गए और पार्टी अपेक्षा कर रही है कि मैं उन कामों को भी करूं, इसलिए पार्टी ने मुझे दोबारा दायित्व दिया है। और अभी तक के जो परिणाम आए, कोई व्यक्तिगत महेंद्र भट्ट की उपलब्धि ऐसा नहीं है। हम लोग सामूहिकता से काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। हमारे सारे मंत्रियों ने, सारे विधायकों ने, पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे सांसदगण, सबके सहयोग से हमने विजय प्राप्त की है। चाहे हरिद्वार का चुनाव हो, चाहे हमारा बाद में पंचायत नगर निगम का चुनाव हो, ये सारे चुनाव, अगर हम 2 बाई इलेक्शन छोड़ दें तो जितने बाई इलेक्शन हुए हैं, सब में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। बहुत अच्छे मतों से हम लोग आगे बढ़े हैं। ये सारा जनादेश, ये केंद्र और प्रदेश सरकार की जो विकास की योजनाएं हैं, जो जनता तक पहुंचाने में हम सफल हुए, उसका एक परिणाम है। और मैं कह सकता हूं कि भविष्य में भी हम इसको और गति प्रदान करेंगे, और अपने संगठन के विस्तार के साथ साथ सरकार की योजनाओं को ठीक प्रकार धरातल तक पहुंचाने में हमारा संगठन काम करेगा। जो चर्चा है वो ये है कि मुख्यमंत्री के साथ आपका बेहतर तालमेल रहा, और यही तालमेल जो था वो रिपीट होने का प्रमुख वजह भी मानी गई है।
क्या आपको लगता है कि युवा मोर्चा से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी निकले, आप भी युवा मोर्चा से निकले, तो जो तालमेल नजर आ रहा है वो 2027 के लिए कितना फायदेमंद आप देख रहे हैं? देखिए, सरकार और संगठन का तालमेल अपेक्षित होता है और पुष्कर सिंह धामी जी का जो अपना व्यक्तित्व है वो सामूहिकता से चलने का व्यक्तित्व है। पिछले दिनों जिस प्रकार के कार्यक्रम में उनकी सहभागिता हमको प्राप्त हुई, जिस कार्यक्रम का जो भी जब भी हमको आवश्यकता हुई मुख्यमंत्री ने समय दिया है। पूरे प्रदेश के अंदर रात दिन मेहनत करने वाले, दौड़ भाग करने वाले मुख्यमंत्री हैं, कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान करने वाले मुख्यमंत्री हैं, तो फिर तारतम्य बनना स्वाभाविक रहता है। और मैं तो इस बात को इस रूप में भी कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री से जो भी चर्चा मैंने आज तक की है उसको उन्होंने धरातल उतारने का काम किया है। तो इसको सामंजस्य कहिए, तालमेल कहिए, और मुख्यमंत्री जी की क्षमता बोलिए कि संगठन के सब कार्यक्रमों उनकी जो सहभागिता रहती है वो उपयोगी होती है। और ये तो मैं स्वीकार करूंगा ही कि अगर मैं दूसरी बार मुझे दायित्व दिया है तो मुख्यमंत्री जी ने भी उसको अपेक्षाएं की रखी होंगी और भविष्य में उन अपेक्षाओं को खड़ा उतरने का मैं प्रयास करूंगा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट है, जो अपना एक रिकॉर्ड बना चुके हैं, जो रिपीट हुए हैं उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष के नाते, जिनका साफ तौर से कहना है कि 2027 का जो चुनाव है वो बीजेपी जो है वो 60 पार का नारा जो है देने जा रही है और उसमें कामयाब होने जा रहे हैं और उत्तराखंड में हैट्रिक भी लगने जा रही है। कैमरा पर्सन मनोज रावत के साथ मनीष डंगवाल, MH1 न्यूज, देहरादून। तो वही उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में अल्मोड़ा के कांग्रेस प्रभारी धीरेन्द्र प्रताप ने चुनावी रणनीति तय करने के लिए बैठक ली, जिसमें जिला पंचायत चुनाव के लिए संभावित प्रत्याशियों के चयन और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर मंथन हुआ। कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी, जागेश्वर के पूर्व विधायक समेत संगठन के प्रमुख नेता भी बैठक में मौजूद रहे। धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि कांग्रेस पंचायती चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने दावा किया कि पिछली बार की तरह इस बार भी पार्टी दमदार प्रदर्शन करेगी। पार्टी चुनावी युद्ध के लिए तैयार है और राज्य भर के जो 12 जनपदों में चुनाव हो रहे हैं, हमारे अल्मोड़ा में सांगठनिक 2 जिले हैं, जिसमें कि अल्मोड़ा है और फिर रानीखेत है। तो आज मैं यहाँ पर आया हूँ। हमारे जो जिला स्तरीय भी पर्यवेक्षक हैं, प्रभारी हैं, और इसके अलावा विधानसभा स्तर पर भी पर्यवेक्षक हैं। तो उनमें से बहुत सारे पर्यवेक्षक विभिन्न विधानसभाओं में गए हैं, उन्होंने भी मुझे रिपोर्ट दी है। और बाकी हमारे सम्मानित नेता विधायक जी मनोज तिवारी जी, कुंजवाल जी, आदरणीय टमटा जी, इन सबसे भी संपर्क में हैं और जिला अध्यक्षों ने बड़ी मेहनत की है। पुराने भी जो जिला अध्यक्ष हैं, पुराने पंचायत के अधिकारी, उन सबसे भी संपर्क हुआ है। हमारे एक विधायक मदन सिंह बिष्ट जी की धर्मपत्नी अस्वस्थ हैं, उनसे भी राय मशवरा करने में नोएडा गया था, उत्तर प्रदेश, परसों। लेकिन अब वहाँ पर भगवान करे जल्दी स्वस्थ हो जाए। हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष रही। तो पार्टी इन चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रही है और पहले भी हमारे अध्यक्ष यहाँ पर थे, उमा सिंह बिष्ट जी। मुझे उम्मीद है कि पार्टी अपने ऐतिहासिक जो जीत का परचम फिर से लहराएगी। हरिद्वार में आगामी कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई है। डीएम मयूर दीक्षित लगातार अधिकारियों के साथ बैठकें और स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। राज्य सरकार ने कावड़ यात्रा के लिए बजट की पहली किस्त भी इस बीच जारी कर दी है। वहीं सुरक्षा, ट्रैफिक, स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी सुविधाओं पर तेजी से काम भी हो रहा है। तो वे प्रशासन का मुख्य फोकस श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण पर। देखिए, इसमें कावड़ यात्रा को लेकर समस्त हमारे डिपार्टमेंट्स लगातार फील्ड में भी काम कर रहे हैं। बैठक हमने ऑलरेडी कर ली है, फील्ड निरीक्षण भी कर लिया है और इसमें धनराशि जो हमने मांग करी थी उसकी पहली जो इंस्टॉलमेंट है या जो पहला जो पार्ट है वो हमारे जनपद को मिल चुका है। इसके अतिरिक्त विभागीय मदों में भी सभी डिपार्टमेंट को भी पैसे हैं, तो सफिशिएंट फंड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ट्रैफिक प्लान हमारा बन चुका है, उसके अनुसार हम आपके आगे कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय में और भी निरीक्षण किए जाएंगे जिससे कि अंतिम रूप दिया जाती है। चलिए, इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए विकास कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। विकास, कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है, बैठक भी की जा रही है, निरीक्षण डीएम ने किया है, क्या कुछ और इंतजाम जो है वो कावड़ यात्रा को लेकर किए गए हैं? क्योंकि सावन का महीना है और कावड़ का अब ये महीना होता है, तो इसको लेकर विशेष
सतर्कता बरती जाती है, विशेष व्यवस्थाएं की जाती है। फिलहाल क्या कुछ तैयारियां जो है वो देखने को मिल रही है और इसको लेकर प्रशासन क्या कुछ सुनिश्चित कर रहा है? बिल्कुल देखिए, आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो चली है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण भी कर रहे हैं। साथ ही सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा के लिए बजट की पहली किस्त भी जारी कर दी गई है, जिसके बाद संबंधित विभागों ने कार्य शुरू कर दिए हैं। सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था, सेवा और बुनियादी सुविधाओं को लेकर तेजी से काम किया जा रहा है। डीएम मयूर दीक्षित ने बताया कि आने वाले दिनों में निरीक्षण की रफ्तार और बढ़ेगी ताकि संपूर्ण यात्रा व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा सके। प्रशासन का मुख्य फोकस श्रद्धालु की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और सुचारू आवागमन पर है। जिला प्रशासन की सक्रियता और राज्य सरकार के सहयोग को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि कांवड़ यात्रा और अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक होगी। साथ ही डीएम पूरी टीम के साथ जो कांवड़ पटरी है उनका भी निरीक्षण कर रहे हैं। हालांकि बारीकी से जो है पूरी कांवड़ पटरी को परखा जा रहा है ताकि आगामी कांवड़ मेले में जो भी श्रद्धालु आए तो उनकी यात्रा अच्छी और सुगम हो। तो इसको लेकर पूरा अमला प्रशासनिक जिला हरिद्वार साफ तौर पर धरातल पर है ताकि आगामी कांवड़ मेला सकुशल संपन्न हो सके। जी विकास, हम बात करेंगे तो क्योंकि श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करनी है, प्रशासन उसको लेकर तैयारियां कर रहा है, तो कांवड़ मार्ग भी इस बार उसी तरह से आयोजित किया जा रहा है जिस बार जैसे हर बार किया जाता है, और इस बार कांवड़ मार्ग को किस तरह पिछली बार से अलग किया जा रहा है? बिल्कुल देखिए, यात्रा और भी व्यवस्था की यहाँ पर तैयारी की जा रही ताकि कांवड़ जो शिव भक्त यहाँ पर पहुंचे उनके लिए काफी सुविधा यहाँ पर जो है कांवड़ पटरी पर भी जो है की जा रही है ताकि जो अगर बात करें तो पेयजल की व्यवस्था या फिर चिकित्सा की व्यवस्था, टोटल जो टीम है यहाँ पर पूरी तरह से निरीक्षण कर रही है ताकि जहाँ जहाँ जो है व्यवस्था जो सुनिश्चित होगी उसको लेकर तमाम जो तैयारियां है वो पूरी की जा सके। साथ ही डीएम हरिद्वार ने साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं जो भी कांवड़ मार्ग है या फिर कांवड़ पटरी है वहां पर भी जो पूरी तरह से व्यवस्था दुरुस्त की जाए ताकि शिवभक्त जो हरिद्वार पहुंचे उनको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। हालांकि शौचालय को लेकर भी डीएम ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि शौचालय की व्यवस्था भी दुरुस्त की जाए ताकि आगामी कांवड़ मेले को लेकर व्यवस्था और भी बेहतर की जा सके। और साथ ही पूरा अमला अगर हम बात करें तो पूरे जिले की पूरा जिला जमीनी स्तर पर साफ तौर पे पूरा व्यवस्था को परख रहा है ताकि कांवड़ मेला पूरी सही और ढंग से पूरी तरह से जो है सुकुशल संपन्न यहाँ पर हो सके। इसको लेकर लगातार तमाम बैठकें अगर हम बात करें तो उत्तराखंड सरकार पुष्कर सिंह धामी के साफ तौर पर निर्देश है कि आगामी कांवड़ मेले को लेकर समय से पहले तैयारियां पूरी कर ली जाए ताकि शिव भक्त हरिद्वार पहुंचने पर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कतों का सामना शिव भक्तों को ना करना पड़े। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी के लिए आपका। तो फिलहाल श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाओं की तैयारियां की जा रही है। डीएम इसको लेकर यात्रा मार्ग का, कांवड़ मार्ग का निरीक्षण कर रहे हैं और तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मोबाइल खोने से मायूस कई चेहरों पर तब खुशी आई जब पुलिस कार्यालय रोशनाबाद स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित कार्यक्रम में एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल एवं अन्य मातहत पुलिस ऑफिसर्स द्वारा 300 से अधिक खोए हुए मोबाइल रिकवर किए गए और उनके मूल स्वामियों को वो वापस किए गए। साइबर सेल ने CEIR पोर्टल और सर्विलांस की मदद से कई राज्यों में मोबाइल रिकवर किए हैं। बरामद मोबाइलों की बाजार कीमत लगभग 40 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। इसी तरह वर्ष 2024 में भी हरिद्वार पुलिस ने 668 मोबाइल स्वामियों को उनके मोबाइल लौटाकर सराहनीय कार्य किया था। सीओ ऑप्स और इनकी पूरी टीम जो साइबर में लगातार काम करती है, इनके द्वारा करीब 311 मोबाइल फ़ोन जिनकी कीमत करीब 44 लाख के आसपास है, उसको बरामद करके आज यहाँ पर कई लाभार्थी आए हैं जिनके ये फ़ोन खो गए थे, उनको आज फ़ोन वितरित किए गए हैं। मैं पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ कि इनके द्वारा काफ़ी मेहनत इस संबंध में की जाती है। पूर्व वर्ष में भी करीब 650 से ऊपर मोबाइल पुलिस ने बरामद किए थे और इस वर्ष भी अब तक पिछले 6 माह में 300 से ऊपर फ़ोन अभी तक बरामद किए हैं। मुझे उम्मीद है कि लोगों का जो भरोसा है, क्योंकि जब ये फ़ोन का सिर्फ जाना एक इक्विपमेंट का जाना नहीं होता, कई मेमोरीज इसमें, कई पासवर्ड और कई ज़रूरी जानकारियाँ होती हैं, तो लोगों की जो दैनंदिन जानकारियाँ हैं उसको से वो कई बार विरत हो जाते हैं और वो काफ़ी एक सेटबैक भी होता है।
तो उन मेमोरीज को पुलिस ने आज फिर से जीवंत किया है। मेरे को पूरी टीम जो इसमें लगी है उसको मैं बधाई देता हूँ और मैं लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि उनके द्वारा पुलिस पे भरोसा किया। उत्तरकाशी के बड़कोट तहसील में स्थित सिलाई बैंड के पास हुए भूस्खलन में लापता श्रमिकों की तलाश जारी है। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने अधिकारियों के साथ घटनास्थल का जायजा लिया और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, पुलिस और राजस्व विभाग की टीमों को रेस्क्यू अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही नेशनल हाईवे के यातायात को लेकर बहाल करने के निर्देश भी दिए गए। बता दें कि भूस्खलन में 29 मजदूर प्रभावित हुए थे, जिनमें से 20 मजदूरों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, जबकि 2 मजदूरों की मौत हो गई है। अभी भी 7 मजदूरों की तलाश जारी है। तो वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। 2 दिन के लिए जारी किए गए रेड अलर्ट के बीच प्रशासन भी काफी सतर्क नजर आ रहा है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के बाद हरिद्वार में गंगा का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर बारिश इसी तरह जारी रही तो गंगा का जलस्तर वार्निंग लेवल को पार कर सकता है। इस बीच अधिकारी भीमगौड़ा बैराज पर गंगा के जलस्तर पर नजर बनाए हुए। जल स्तर 291.95 मीटर है और हमारे यहाँ चेतावनी का स्तर 293 मीटर है। खतरे का निशान 294 मीटर है। तो अभी चेतावनी स्तर से हम लगभग 1 मीटर से अधिक नीचे हैं और खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर से अधिक नीचे हैं। अभी कल हमारा 1,50,000 के ऊपर डिस्चार्ज यहाँ से पास हुआ था और अभी 11 बजे लगभग 92,000 क्यूसेक का डिस्चार्ज पास हुआ है यहाँ से। तो अभी हमारे यहाँ ऐसी स्थिति सामान्य है। जिला प्रशासन के लगातार संपर्क में है। अन्य विभागों के अधिकारियों और अपने विभाग के अधिकारियों जो हमारे डाउन स्ट्रीम में उनके लगातार संपर्क में सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। आईएमडी ने देहरादून समेत 9 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य जिलों में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अलर्ट को देखते हुए आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने प्रदेश के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने का आदेश दिया है। साथ ही सरकारी और निजी संस्थान भी बंद रहेंगे। वहीं लोगों से जलभराव, भूस्खलन होने के साथ साथ नदी नालों से दूर रहने की भी अपील की गई है। जरूरी न होने पर पर्वतीय इलाकों में यात्रा न करने की हिदायत भी इस बीच दी गई है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते कई जगहों पर जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। वहीं अगले 2 दिन के लिए भी मौसम विभाग ने प्रदेश के 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जब आप 1 तारीख को जा रहे हैं तो भी बारिश की एक्टिविटी में थोड़ी तो कमी आएगी, लेकिन बहुत कमी लगता नहीं कि आएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जगहों में 1 और 2 तारीख को भी बारिश मिलने वाली है। और साथ साथ जो ऑरेंज अलर्ट है वो हमने प्रदेश में उसको रखा है 1 और 2 तारीख है जुलाई में भी। तो उसमें भी हैवी से वेरी हैवी रेंज जो है कहीं कहीं पर वो देखने को मिलेगी प्रदेश में। अगर जरूरी हुआ तो उसको भी आगे बढ़ा भी सकते हैं वार्निंग का स्तर जो है, नहीं तो अभी अगर प्रेजेंट में देखें तो इस तरह की स्थिति उसमें भी। तो वहीं उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच गोपेश्वर चोपता पार्क पर एक बड़ा पेड़ अचानक सड़क पर गिर गया, जिससे चोपता से लगभग 15 किलोमीटर पहले रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। इस घटना के चलते सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई और स्थानीय यातायात व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई। चश्मदीदों के मुताबिक यह हादसा तेज बारिश और तेज हवाओं की वजह से हुआ। सूचना मिलते ही पीडब्ल्यूडी और वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और रास्ता साफ करने का काम शुरू किया गया है। वहीं नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सहकारिता को लेकर विशेष बैठक हुई। इस दौरान उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी शामिल हुए। उन्होंने सहकारिता के क्षेत्र में राज्य की उपलब्धियां एवं भविष्य की योजनाओं को भी रखा। मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का परिसर उत्तराखंड में खोलने का भी प्रस्ताव रखा है। वहीं भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित मंथन कार्यक्रम में डॉक्टर रावत ने कहा कि उत्तराखंड पहला राज्य है जहां सहकारिता के क्षेत्र में महिलाओं की 33% भागीदारी सुनिश्चित की गई है। वहीं उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार देते हुए राज्य सरकार ने 2 और अस्पतालों को बेहतर बनाने की मंजूरी दी है, जिसके तहत बागेश्वर जनपद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और चमोली में सीएचसी थराली को भी बेहतर बनाया जाएगा।
इन दोनों को बेहतर बनाए जाने से स्थानीय लोगों में, पर्यटकों और चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को बेहतर उपचार मिल सकेगा। बता दें कि इन दोनों जगहों पर लंबे वक्त से स्थानीय लोग सीएचसी को बेहतर करने की मांग करते आ रहे थे, जिसे राज्य सरकार ने अब पूरा कर दिया है। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कैंट क्षेत्र के बनिया बाजार, बीरपुर और विवेक विहार का दौरा कर मूसलाधार बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। इसके साथ ही उन्होंने मसूरी मुख्य मार्ग पर मालसी पुल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने स्थानीय निवासियों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। स्थानीय लोगों ने मंत्री को बताया कि हर साल बरसात में नाले का पानी घरों में घुस जाता है, जिससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस पर मंत्री जोशी ने सेना स्टेशन मुख्यालय और छावनी परिषद को निर्देश दिए कि बरसाती पानी की निकासी के लिए योजनाएं बनाई जाए। क्योंकि भारी वर्षा से मेरी विधानसभा में कई सड़कें बंद हो गई हैं। कालीगढ़ सरोना सिल्ला मार्ग बंद हुआ है और जून बिहार में एक पुस्ता गिरने से 2 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसी प्रकार गढ़ी कैंट के बीरपुर में रात भारी वर्षा से लोगों के घर में जल भराव हुआ, जिससे उनका पूरा सामान, कपड़े वगैरह सब भीग गए हैं। और अभी हमने जो मानक के अनुसार सहायता राशि है, उसके चेक मैंने उनको वितरित किए हैं। कई मकानों चू रहे थे, उनको अपने पास से हमने टारपोलिन जो है वितरित की है। और ऐसे संकट की घड़ी में हमारी सरकार इन पीड़ितों के साथ में खड़ी है। वह उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को यूपीसीएल की अगली बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हुए कार्य योजना प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने यूपीसीएल को अगले 3 से 5 वर्षों की कार्य योजना भी प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए। हरिद्वार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला कार्यालय सभागार में सीएम हेल्पलाइन और सीएम जन सुनवाई पोर्टल से मिली समस्याओं की विभागवार समीक्षा की। जिलाधिकारी ने समीक्षा के दौरान समस्याओं के निवारण में धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक, चकबंदी अधिकारी रुड़की, अधिशासी अधिकारी शिवालिक नगर, तहसीलदार हरिद्वार का भी वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण जारी करने के इस बीच निर्देश दिए। साथ ही जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि जन समस्याओं के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही और लेट लतीफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तराखंड में आबकारी आयुक्त के सख्त निर्देशों के बाद हरिद्वार जिले में अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत हरिद्वार ग्रामीण, लक्सर, रुड़की और भगवानपुर क्षेत्रों में लगातार छापेमारी की गई। जिला आबकारी अधिकारी कैलाश चंद्र बिंजोला की जानकारी दी है कि अब तक 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी कर अवैध शराब के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। आबकारी अधिकारी ने बताया कि अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और किसी भी अवैध गतिविधि को बख्शा नहीं जाएगा। आबकारी आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि 25 से 30 तक का एक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया था, जिसमें हमारी टीम द्वारा लगातार लक्सर में, हरिद्वार में और रुड़की में लगातार दबिशें दी जा रही हैं और अवैध कच्ची शराब जहाँ जहाँ है वो सब उन्हें पकड़ा जा रहा है, लाहन को नष्ट किया जा रहा है। वहीं पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने नमामि गंगे समिति की बैठक ली। बैठक में उन्होंने साफ निर्देश दिए कि नदियों के किनारे अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए और दोषियों पर चालानी कार्रवाई की जाए। उन्होंने नगर पालिका पौड़ी और नगर निगम श्रीनगर को भी सफाई की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने पौड़ी शहर में सीवर लाइन बिछाने की योजना जल्द तैयार करने को भी कहा। इसके साथ ही डीएम ने पुराने डंपिंग ग्राउंड का सौंदर्यीकरण कर पार्क विकसित करने के भी निर्देश दिए।
जो हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं उनके संबंध में, जो हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स होते हैं और जो लेगेसी वेस्ट के संबंध में एक डिटेल्ड रिव्यू की गई सभी नगर पालिका नगर निगमों के साथ भी और साथ में हमारे डीएफओस के साथ भी। तो इसमें जैसे पौड़ी का एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का एक प्रपोजल भी चल रहा है और साथ में सीवर लाइंस का भी प्रपोजल है, तो उसको शीघ्रता से उसकी जो डीपीआर वगैरह है वो प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया गया। इसी तरह से लेगेसी वेस्ट हमारा जैसे श्रीनगर स्वर्गाश्रम में कुछ कार्रवाई हो चुकी है तो उसको एक ब्यूटिफाई करने के लिए बताया गया है और जहाँ जहाँ पे हमारे जैसे कोटद्वार वगैरह के नगर में कुछ लैंड से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं तो उसको रिजॉल्व करने के लिए भी बताया गया, क्योंकि इसमें अल्टीमेटली और कुछ जगह ये भी बल्कि पाया गया कि इंडस्ट्रीज कुछ कोटद्वार में है जो कि नदी में सीधे अपना वेस्ट मटेरियल को प्रवाहित करती हैं, तो उसके लिए भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी इस प्रकार का काम करते पाया जाए तो उसको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में भी उनका चालान किया जाए।